क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 15 अप्रैल करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है फ्री वाला, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो यूपीपीएससी का यूपीएससी का पेड ग्रुप चल रहा है, उसका मॉड्यूल जो है मैंने आपको ऑलरेडी नीचे पीडीएफ में जो है या फिर वीडियो क्लास में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक, कोई डाउट होता है तो 9650347272 पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 15 अप्रैल के, जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे ओबीसी एंटरप्रेन्योर, कई सारे हैं और जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ाइए। ठीक, जो एजुकेशन का मिशन हम लोग लेके चले हैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए। ठीक, मार्केटिंग के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग में विश्वास रखता हूँ। भले ही 100 लोग देखें, लेकिन वो लोग बिल्कुल पक्के होने चाहिए। ठीक है, जिनका जो है उनको हेल्प हो और वो लोग जो है सिलेक्शन लें। ठीक, बाकी चीज़ें जो है ऑनेस्टी से जब चलती हैं तो वो बहुत तेज़ी से फिर बढ़ती हैं। शुरुआत भली धीमी हो सकती है, लेकिन एक्सपेंशन स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। खैर, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। देखिए, ओबीसी एंटरप्रेन्योर, अभी कुछ डेटा आया है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से। ठीक, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से, कंट्री से, कि भाई साहब जितनी भी भारतवर्ष में, ठीक है, उद्योग हैं एमएसएमई के, उसमें से 30% जो हैं वो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा ओन करी जाती हैं। ठीक, ये अभी 31 मार्च 2022 तक का डेटा है। और भारत में पूरे अगर देखा जाए तो 80 लाख यूनिट हैं, जिसमें से 23.31 लाख यूनिट जो है ओबीसी के द्वारा ओन करी जाती है। और इनमें से भी 41% जो है वो 3 स्टेट्स में है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक, सबसे ज़्यादा कहा है तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो है ओबीसी के इन 3 राज्यों में जो है आपका 41% तक ओबीसी के जो है एमएसएमई वाले उद्योग हैं। ठीक, और ये आपका डेटा जो है किसके कहाँ से निकाला है? उद्यम पोर्टल। तो मान लो अब इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपके लिए क्या बन सकता है कि उद्यम पोर्टल इज रिलेटेड टू, तो आप लोग अब आंसर निकाल लोगे ना। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, ये यहाँ पे चलता रहता है, लाइट वाइट चली गई, कोई बात नहीं, आपका ये चलता रहेगा, स्क्रीन पे ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 2 से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, ये एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि केंद्र और स्टेट दोनों लोग कुछ कुछ पैसा इसमें लगाते हैं स्कीम में। और ये स्कीम पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो शासन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए यानी स्कीम चलाई गई है। ठीक, अभी क्या है कि इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई है भाई साहब कि 2025-26 तक ये स्कीम एक्सटेंड कर दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अभी ये चीज़ बताई है। ठीक, 6,000 करोड़ के आसपास जो है रुपया दिया जाएगा, जिसमें से वहीं 60 और 40 का रेशियो है मेरे ख्याल से। तो केंद्र जो है 3700 और आपका स्टेट जो है वो 2200 करीब देंगे। ठीक, और इसमें क्या भैया किस किस उसमें काम, दो शासन तो पूरा गवर्नेंस तो हम लोग करना ही चाहते हैं अच्छा, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें इम्पोर्टेंट होंगी, जैसे पॉवर्टी फ्री करना है, पंचायती राज, लाइवलीहुड आजीविका काम करना, स्वस्थ विलेज होने चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा होना चाहिए, सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव होने चाहिए, मतलब समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका जो है उनके खिलाफ जो है मतलब कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या फिर जो व्यूमेंस है उनके खिलाफ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उन सबको जो है इसमें ध्यान देना। सुशासन वाले गांव और गांव में विकास, ठीक, तो उसको स्ट्रेंथन करना है। हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग ग्रुप में जब बात करते हैं तो वो एक हेल्दी कंपटीशन यानी कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक, और ये 2018-19 में चालू करी गई थी। स्कीम का नाम क्या है, फिर से याद कर लीजिए, ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1। देखिए, ये एक अवार्ड है, मैल्कम अधिशेषिया अवार्ड। ठीक, तो ये भारत का ही अवार्ड है एक्चुअली। एक मैल्कम स्थायनाथन एडिशेशिया जो है, ये 1910 से लेकर 1994 तक इनकी उम्र थी, मतलब जिए थे ये भारत के डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेटर रहे हैं। 1976 में इनको पद्म भूषण भी मिला था।
ठीक, तो ये इनके नाम पे अवार्ड है, ध्यान रखना, इनके हाथ पे अवार्ड है। यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत में कौन सा होता है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, और फिर जो है पद्मश्री होता है, RVBS कसके। अब अभी UKPSC का पेपर था, है ना, 2021 वाला जो है 3 अप्रैल को हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक कुछ और है, लेकिन इससे इंटरलिंक करके जो चीज़ मैंने बताता हूँ, क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। अभी ये अवार्ड जो है किसको दिया गया है भाई साहब, ये प्रभात पटनायक हैं, ये भारतीय अर्थशास्त्री और पॉलिटिकल कमेंटेटर है। इनको मतलब इनके जो आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन जो किया है डेवलपमेंट स्टडीज़ में, उसके लिए इनको दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू में भी पढ़ा चुके हैं। ये जो है अवार्ड दिया ही जाता है कि कोई मतलब समाज में बढ़िया रिसर्च करके अच्छा जो है पॉवर्टी खत्म करी जाए, उसके लिए काम करे, तो उसको ये दिया जाता है। ठीक, और इसके लिए संबंधित ट्रस्ट कौन सा है, मैल्कम एंड एलिजाबेथ एडिसेशिया जो है ये ट्रस्ट। ठीक, इनकी वाइफ होंगी ये मैल्कम की। तो ये अवार्ड अभी इनको मिला, प्रभात पटनायक नाम है इनका। पटनायक ज़्यादातर कहाँ से होते हैं, ओडिशा से होते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिक्स गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज संबंधित है, बट ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपका जो है इसको आप देख सकते हो। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, संदर्भ समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो क्या कर रहा था कि कलर ब्लाइंड जो लोग हैं उनको नहीं ले रहा था, उनको एक्सक्लूड कर रहा था कोर्सेज में, फिल्म की मेकिंग में, एडिटिंग में। उनको लगता था कि भाई कलर ही नहीं देख पाएगा तो ये कैसे होगा। ठीक, और उनको पता नहीं है कि पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही मूवीज होती थी, वो आज भी क्लासिक्स है। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा, निर्देश दिया कि भाई साहब जो भी करिकुलम में नेसेसरी चेंजेस हो सकते हैं वो करो, लेकिन इनको एक्सक्लूड मत करो, कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी जो है जगह बनाओ। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं कि साइंस क्या है इसके पीछे। कलर ब्लाइंडनेस जो है क्या है कि कलर हम मतलब कई लोग जो ऐसे होते हैं कि वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको जो है बहुत दिक्कत होती है कौन सा कलर ग्रीन है, कौन सा कलर रेड है, इसको देखने में, समझने में, कि वो नहीं बता पाते। ठीक, आपको मतलब लग सकता है जो जिसको होता कलर ब्लाइंड उससे आप पूछिए, नहीं बता पाता है, और उसको कभी कभार ब्लू रंग देखने में भी दिक्कत होती है। ठीक, अगर आप देखो, कभी आपने ये वर्डिंग सुनी होगी, RGB करके एक होता है, RGB, ये 3 रंगों से ही जो है सारे रंग बन जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन और रेड को जो है पहचानने में तो यूजली उसको दिक्कत होती है कलर ब्लाइंड व्यक्ति को, या कोई भी है, और ब्लू को कभी कभी होती है। तो अब आप देखो फेसबुक जो है वो ब्लू क्यों है, क्योंकि मार्क जकरबर्ग भी कलर ब्लाइंड है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई साहब कलर ब्लाइंड अगर कोई व्यक्ति आपका रोड पे जा रहा है, तो वो यार उसको बड़ी ट्रैफिक लाइट में बड़ी दिक्कत होती होगी, अगर वो समझ ही नहीं पा रहा भैया कि रेड है, लाइट रेड हो गई है या ग्रीन हो गई, तो कैसे करेगा, तो वो क्या करता होगा भाई, दूसरों को देख के चलता होगा, कोई और जंप कर रहा तो वो भी कर सकता है। खैर, तो इनकी इनएबिलिटी होती है कि कलर में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और कई मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू में समटाइम्स। ठीक, अब इसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि हमारी रेटिना में 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक, लाइट आती है ना हमारी आंखों में, रेटिना में जाके बस आती है, तभी तो हम फिर उससे समझ पाते हैं कि भाई साहब हाँ दिन है कि रात है, रोशनी है, डार्क है कि लाइट है, कि इसमें कलर कौन सा है। ठीक, तो पहले तो ये थे कि पहले अगर डार्क हो गया, जैसे अभी लाइट चली गई थी यहाँ पर, तो डार्क हो गया था, तो ये चीज़ आपकी आंख ने मतलब कैसे पता चलेगा। तो जो 2 कोशिका है, एक कोशिका होती है रॉड्स और दूसरी कोशिका होती है कोन्स। तो रॉड्स ये बताती है भाई साहब कि अंधेरा है कि लाइट है। ठीक, रॉड्स ये बताती है कि अंधेरा है कि लाइट है, और कोन्स जिसको शंकु भी बोलते हैं कोशिका, ये भाई साहब कलर से संबंधित होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक, इन तीनों के अनुसार बताता भैया कि कौन सा कलर बन रहा है, और फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करता। अगर ये कोशिका काम ना करे कोन्स, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसको शंकु बोलते हैं हिंदी में, और जो रॉड्स है वो छड़ है। ठीक, तो ऐसे मैंने जब इसको याद किया था पहली बार साइंस वाला, मैं जैसे ट्रिक बताता हूँ आपको कि जैसे ट्यूबलाइट को घर में हम लोग क्या बोल देते हैं, रॉड्स बोल देते हैं। तो रेटिना में जो वो वाली कोशिका कभी कंफ्यूज हो सकता है कि जो डार्क और लाइट को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी होती है, तो वो रॉड बोलते। अगर रॉड जलेगी तो अंधेरे से जो है लाइट हो जाएगी, इस तरीके से। तो आपको ये याद रहेगा कि रॉड वाला डार्क और लाइट से संबंधित है, कोन्स वाला कलर से संबंधित है, C फॉर कलर, C फॉर कोन्स। ठीक, RGB, ये 3 तरीके के हैं। ठीक, तो ये भी मतलब एक छोटी ट्रिक है, याद रहती है, एग्जाम में बिल्कुल चमक के आता आंसर। खैर, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है जूलियस नियरे।
ठीक, जूलियस नेरे जो है इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी अभी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको जो है काफ़ी ट्रिब्यूट दिया है। ये एक्चुअली तंजानिया से थे, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है ना, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बने, काफ़ी साल इन्होंने वहाँ तंजानिया में राज किया है। और इन्होंने एक पॉलिटिकल फिलॉसफी भी दी थी, जो राजनीतिक दर्शन दिया था, उजामा नाम से, उजामा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि तंजानिया का पैजामा, तो पॉलिटिकल सिद्धांत जो है वो है उजामा, तो इसे ऐसे याद करिएगा। और किसने दिया था भाई साहब? जूलियस नेरे ने दिया था। ये एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट थे, यानी उपनिवेश विरोधी कार्यकर्ता थे, राजनीतिज्ञ थे और राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे, ठीक। और तंजानिया का पहले नाम तंजानियिका था, प्राइम मिनिस्टर थे पहले। 1961 से लेके 1985 तक भाई साहब ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैपिंग है, मैपिंग भी देख लेते हैं। देखिए क्या है कि लेक विक्टोरिया से टच करता है, लेक तंजानिका से टच करता है, लेक न्यासा से भी टच करता है। इसकी कैपिटल है दार एस सलाम। और जो है तंजानिया, ये आपका अफ्रीका का ईस्टर्न है, यानी कि अरब महासागर से जुड़ा हुआ है। जंजीबार, पेम्बा, ये भी सब इसी संबंधित है, ठीक। ये एक रिफ्ट बना रही है आपकी, वैसे देखा है तो ये कॉन्टिनेंट से जो है धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके ये अलग हो जाएगा पूरा एरिया, ठीक। तो खैर वो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला है, आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो जरूर उसमें पढ़ा होगा ये। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट्स। देखो ऐसा है कि कॉटन जो कपास है, ठीक, उसको रॉ मटेरियल जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है भाई साहब, हमारा एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे जब आप उसको प्रोसेसिंग करके, उसका प्रोसेसिंग करके कपड़ा बना पाएंगे, तो पहले रॉ मटेरियल चाहिए। तो अभी क्या है कि 5% का जो है इस पे जो इंपोर्ट भारत में आता था रॉ मटेरियल, उस पर 5% का कस्टम ड्यूटी लगती थी। साथ ही साथ 5% का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेस लगता था, उपकर लगता था। ये अभी इससे छूट दे दी गई है और कहा गया है कि भाई साहब इससे उपभोक्ताओं जो भारत के हैं उनको भी जो है बेनिफिट होगा। साथ ही साथ जो कंपनियां, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी हम लोग कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है माफ़ कर दी गई है, तो उसके लिए ये सारे बेनिफिट होंगे। अच्छा, इससे संबंधित अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालेगा। और ये जो किसी मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कर दिया, 14 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में कपास जो भारत में आयात होगा उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे पहले जो है 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, अनदर 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगता था, ठीक। तो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक सेस है, 5% लगाया जाता है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो सेस स्पेसिफिक काम के लिए होता है, ऊपर आपको पता है, तो ये हटा दिया जाएगा। इट्स ए टैक्स ऑन टैक्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित अगला टॉपिक है नेपाल का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, भाई साहब नीचे जाता जा रहा है। क्यों भाई साहब? टूरिज्म पे है ज़्यादातर। जैसे श्रीलंका का हाल देख लो क्या हुआ, टूरिज्म से इनकी इकोनॉमी चलती, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है इकोनॉमी में। जैसे भारत में डाइवर्सिफिकेशन है, कितने सारी चीज़ें हैं, पर टूरिज्म एक बड़ा हिस्सा है। इन लोग की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर श्रीलंका की हालत आप देख लो, वहीं नेपाल में भी है, टूरिज्म के ऊपर काफ़ी निर्भरता रहती है इनके सकल घरेलू उत्पाद की। तो यहाँ पर टूरिज्म कम हुआ तो फॉरेन मुद्रा भी इनकी कम आ रही, बाहर भी और यूक्रेन के ऊपर जो अभी इन्होंने रशिया ने कर दिया है अटैक, उसकी वजह से भी इनके ऊपर काफ़ी दिक्कत आ रही है, ठीक। साथ ही साथ जो है कमोडिटीज़, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। और सबसे बड़ा रीज़न जो है जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व नेपाल के कम हो रहे हैं वो है विदेशी प्रेषण, यानी कि रेमिटेंसेस, ठीक। रेमिटेंसेस, भारत में बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आता है। इंडियन डायस्पोरा का अगर आप देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत जो है वापस पैसा जो भेजता है भारत की इकोनॉमी में, उसको इंडियन रेमिटेंसेस बुला जाता है। वैसे नेपाल में रेमिटेंसेस जो है, फॉरेन रेमिटेंसेस कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनके फॉरेन रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, ठीक। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, सॉरी, और चाइना और इंडिया के बीच में बफर की तरीके से है, 2 कंट्रियों से टच होता है, ठीक है। और आपका भूटान से टच नहीं होता, इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। काठमांडू इसकी जो है कैपिटल है। यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम से ये भारत की जो है उससे टच करता है, ठीक। अगला, अच्छा यहाँ पे एक और चलो बता देता हूँ। यहाँ पे एक नदी है, काली नदी इसको बोलते हैं, जो उसका इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। अब देखो ये एक बिगर पिक्चर आपको समझ में आ रहा है कि ये नेपाल में भी दिक्कत आ रही है, श्रीलंका में भी दिक्कत आ रही है।
तो भारत को इन सबको मदद करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ से इनकी दिक्कत आ रही है। जैसे श्रीलंका देखो, रिफ्यूजी सब आने लग गए भारत में। यहीं नेपाल से ओपन बॉर्डर है हमारे, ठीक है ना, फ्रेंडशिप वाली उनके साथ हमारे ट्रीटी है। फिर यहाँ प्रवास होने लगेगा, माइग्रेशन होने लगेगा। तो भारत के ऑलरेडी जो लोग हैं उनको जो है उनके रिसोर्सेज उनके लिए कम है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे देख लो हर जगह। और ये लोग पलायन करने लगेंगे तो कैसे होगा? फिर जो है काफ़ी उपद्रव होता है, सिविल वॉर। खैर वो सब छोड़िए, खैर इतना तो इंडिया वाले संभाल लेंगे। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कोटा इन प्रमोशंस। देखो जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसने यूनियन गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट को ये बोला है कि भाई साहब आप पहले ये डेटा तैयार करो, मात्रात्मक डेटा तैयार करो, क्वांटिफाइबल डेटा तैयार करो कि हर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो हमारे एससी और एसटी भाई बंधु हैं, ठीक, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। ठीक, मान लीजिए 100 कहीं पे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में 100 जो है लोग काम करते हैं, तो उसमें प्रमोशन होना है तो 100 में से कितने, मतलब अगली जो वो है, जो पोस्ट है जहां प्रमोशन होके जाना है, तो वहां पे एससी एसटी भाई बहन कितने हैं। अगर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है तो भाई साहब वो एक मात्रात्मक डेटा हमारे पास आ जाएगा, उसके अनुसार हम प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन देंगे, पदोन्नति में जो है कोटा, ये वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट अभी ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसमें अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, आर्टिकल नंबर 76 पढ़िएगा, ठीक, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और सिर्फ वोट करने का अधिकार नहीं होता, बाकी इनके पास सारे अधिकार होते हैं, और एक कैबिनेट मंत्री के बराबर इनके पास ओहदा होता है। तो ये जो है, अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल और आपका जो एडवोकेट जनरल होता है राज्यों में, वो कौन सा आर्टिकल है? 165 है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा था भाई साहब कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अगर हमें देना है तो हमें 3 कंडीशन मेट होनी चाहिए। एक तो भाई मात्रात्मक डेटा होना चाहिए, एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन कितना है, कम है तो भैया देंगे। दूसरा, हर कैडर के लिए हिसाब से होना चाहिए, मतलब अलग अलग कैडर है, जैसे यूपी बिहार अलग अलग कैडर होता है, तो उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे। साथ ही साथ अगर रोस्टर एग्जिस्ट करता है, मतलब पहले से बना हुआ है कुछ कि कौन कितना 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 किसको देना है, तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सब मात्रात्मक डेटा आ जाएगा, तब हम प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू कर पाएंगे और अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। नागराज जो है एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है, जो कि प्रमोशन एंड रिजर्वेशन से संबंधित था। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वलारपदम, ठीक, ये कोची केरला में है। लेकिन इससे पहले बताने से पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ कि ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक। तो मान लीजिए ए कंट्री से बी कंट्री तक जाना है कोई शिपमेंट, ठीक, सामान को लेके जाना है, लेकिन बीच में कहीं वो रुकता है सी कंट्री में, तो ये कहलाएगा ट्रांसशिपमेंट। बात समझ में आई? ट्रांसशिपमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिमालयास, फिर बोलते हैं ट्रांस हिमालयास, तो हिमालयास के पार जाना है, तो वैसे ही जो है ए से बी तक जाना है सी के पार, ट्रांसशिपमेंट। तो भारत बीच में पड़ता है। तो अभी तक क्या होता था, क्योंकि श्रीलंका जो है छोटी कंट्री है, वो ज़्यादा मतलब ट्रांसशिपमेंट में ज़्यादा आसान, क्योंकि इधर बीच से निकलने में थोड़ी दिक्कत है, चोक पॉइंट है, इधर आराम से निकल जाते हैं। तो श्रीलंका में लेकिन अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, तो इसका जो है एक बेनिफिशियल प्रभाव, इम्पैक्ट जो है भारत के पोर्ट्स में पड़ रहा है, और ये कई सारे ट्रांसशिपमेंट अब भारत के पोर्ट्स के थ्रू होते हुए जा रहे हैं, जिसमें से एक पोर्ट का जिक्र यहाँ पे किया गया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। ये है वलरपदम, कोची का पोर्ट है आपका ट्रांसशिपमेंट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक। और इसके अलावा और भी जो है जगह हैं, जैसे कि तुथुकुडी चेन्नई में भी बड़ा है शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, और मुंद्रा में बड़ा है, ठीक। और यहाँ पे देखिए छोटा बताया गया, राइजिंग फ्यूचर्स है, ट्रांसशिपमेंट बढ़ गया, TEU, ठीक है ना। तो 20 फीट वाली जो होती हैं, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट होती हैं, ये एक कंटेनर 20 फुट का होता है, तो ये बढ़ रहा है। देखो ये लाइन से यहाँ पे दिखाई गई है, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इस टर्मिनल का नाम याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग से कमेंट करके बताइए आप लोग के 13 मेजर जो पोर्ट हैं भारत में, वो कहाँ कहाँ पे हैं। जो लोग पेड ग्रुप में, वो लोग इसका डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। तो कैसा, और ये देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। मुझे लगा था आखिरी टॉपिक है, खैर। तो ये साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, साउथ एशिया, अब देखो एक एक शब्दों में समझने की कोशिश करो। साउथ एशिया यानी कि पूरे क्षेत्र की बात हो रही है। इकोनॉमिक फोकस, रीशेपिंग नॉर्म्स, अ न्यू वे फॉरवर्ड।
तो अब पूरे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बात हो रही है कि क्या कैसे फोकस हो रहा है, जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ एस्टिमेट निकाले जा रहे हैं, न्यू वे फॉरवर्ड निकाला जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो आपका निकाला गया है, ये रिपोर्ट, ये आपकी वर्ल्ड बैंक निकालती है। ठीक, रिलीज किसने किया? साउथ एशिया संबंधित ये इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स न्यू वे फॉरवर्ड वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, हर 2 साल में निकालती है। यहीं पे चुपके से वर्ल्ड बैंक तो लिखेगा, आप खुश हो जाओगे, लेकिन फिर वहां पे लिख देगा एनुअल, तो आप मार कर क्या होगे, आप जोड़ लोगे सही है, लेकिन फिर गलत होता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये निकाला, और इसमें भारत की जीडीपी का इन्होंने वो बताया कि कैसे बढ़ेगी, पीछे क्या बढ़ी थी। तो ये तो हम खैर यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, पूरा इन्होंने बताया कि साउथ एशिया जो रीजन है वो स्लो 1% जो है, पूरे रीजन का अगर देखा है तो 1% स्लो जो है राइज करेगा। ठीक, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने वॉर कर दिया है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइसिंग ये बहुत ज़्यादा होगी उसके लिए। भारत का इन्होंने बताया कि 20-21 में जो है कोविड वाले साल में -6.6 था, मतलब कि 100 था। ठीक, 19-20 में, 18-19 में, तो उसके बाद जब कोरोना आया तो एक साल पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो 93.4 रह गया। ठीक है ना, ये चीज़ बात है। और 8.3% रहा 21-22 में, 8 रहेगा इस साल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर की, और अगले साल थोड़ा सा कम हो जाएगा, 7.1% हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक निकालता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक, फ्रेजाइल ग्रोथ हो रही है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल और वल्नरेबल सेक्टर है, रशिया का अटैक है, इन सब की वजह से थोड़ी सी जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो कम मतलब तेजी से बढ़ेगी। ठीक, तो देखिए ये जो है हमारे पेड ग्रुप मॉड्यूल्स हैं, नया जो है पेड ग्रुप चालू होने वाला है यूपीपीएससी 2022 के लिए, मिशन प्रयागराज हमारा, इसमें सारी चीज़ें हैं, टेस्ट सीरीज हो गई, स्टडी प्लान, काउंसलिंग, गाइडेंस, सब कुछ। ठीक, तो बाकी भी हैं, आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी आपको सही लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272। इसमें यूपीएससी का भी है, यूपीपीएससी का भी है। मान लीजिए कहीं पे आप इन दोनों से संबंधित कहीं पे आप पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपके साथ जो है बड़ा जो कोई भी कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, काउंसलिंग गाइडेंस के नाम पे 0 है, खाली वहाँ पर जो है पीडीएफ बांटी जाती हैं जो कि आप 5 साल तक भी नहीं पढ़ सकते। ठीक, और अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब 10-10 पीडीएफ के पेज पढ़ने हैं, लेकिन वो इतनी छोटा उसमें अक्षर कर दिया कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बात समझ लेना। तो वो सारी चीज़ें जो ढकोसले हैं उससे बचिए, और आपको मतलब ये एक है जिसमें डाउट डिस्कशन, काउंसलिंग गाइडेंस सब आपको यहाँ पर बताया सकता है, लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? इस तरीके से मैं आपको मतलब वीडियो इंटरेक्शन के साथ मैं पढ़ाऊँ, या आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आता तो लाइक का बटन तोड़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, शेयर सब्सक्राइब कराकर। कमेंट जरूर करना उन क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपसे पूछे हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, और यही चीज़ आपको फाइनली एग्जाम में भी करनी पड़ेगी। ठीक, तो आप जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप कहीं जाके पढ़ते हो, उससे कंप्रीहेंड करते हो, फिर उसको जो है यहाँ प्रोड्यूस करते हो, याद रहता है। ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, मसल की एक्सरसाइज बनाते हो ना, वैसे ब्रेन की मसल्स भी होती हैं, उनकी भी एक्सरसाइज किया करो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।